जी खुशामदीद। मैं डेविड सालिक, पीस जर्नी टीवी पे हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, उसका नाम है अवामी राब्ता। और मेरे साथ जे सालिक साहब हैं। और क्योंकि काफी दिनों से सालिक साहब को रेगुलरली जो है लोगों की शिकायत वीडियोस, जब से ये दूर है यहाँ पे अमेरिका में अपनी बुक के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन जो राब्ता लोगों का राब्ता है इनके साथ, तो वो राब्ता इनके साथ मुसलसल है। और उसकी वजह से इनको जो शिकायत आती इस कोरोना वायरस की वजह से जो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, वो शिकायत सारी सालिक साहब को मसूल हो रही है। तो सोच ये थी कि सालिक साहब को ही क्यों, और इसकी वजह जो है वो जो इस वक्त गवर्नमेंट एक किस्म की नाकामी की तरफ जा रही है, और उसकी वजह क्या है? क्या उनके मिनिस्टरों से लोगों के राब्ते नहीं है? क्या गवर्नमेंट लोगों के राब्ते में नहीं है? वजह कहां पे? ये डीरेल सिस्टम जो है वो कहां पे? वजह क्या? अगर ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि पुराने जो सिस्टम थे वो खराब थे, और उन्हीं के सिस्टम पे अगर ये चलते जा रहे हैं और कुछ हासिल नहीं हो रहा, लोगों से राब्ते नहीं हो रहे, तो वजह कहां पे हो रही है? तो इसके लिए मैं सालिक साहब से पूछूंगा कि कौमी असेंबली में एमएनए रह चुके हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं, तीन दफा हलफ उठाया, चौथी दफा अभी असेंबली का वो केस चल रहा था तो असेंबली टूट गई। जी कोई बीमारी की वजह से पहुंची है ना, को मत लो ना कोई चौरी लो तक पहुंचा, कोई माली मदद नहीं पहुंची है। हमारी तक इमरान खान की तरफ कोई मदाली मदद आई है? नहीं, साढ़े को कोई नहीं आई, इमरान खान भी नहीं आई। परेशान असि बड़े भुखे मरन डे, ना कोई कारोबार है ना कोई कुछ, साड़ी मदद करो कुछ। शुरू करता हूँ खुदावन के नाम से जो बड़ा रहीम करीम है। इस वक्त सिस्टम जो है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, टोटली फ्लॉप हो चुका है, कंप्लीट फ्लॉप है। उसकी वजह यह है कि तजर्बाती तौर पर काम किए जा रहे हैं। कोई तजर्बा कोई किसी तरीके से कोई वे आउट से तजर्बे हो रहे हैं। कभी 1956 का आइन जो है वो जो बनाया जाता है, फिर 1962 में तोड़ दिया जाता है। पहली बात है कि पाकिस्तान बनने से पहले आइन ही कोई नहीं था, तो ये तजर्बा घाबंदी हुई है। इस वक्त अभी मौजूदा जो निजाम चल रहा है ये टोटली फ्लॉप हो चुका है। अब ये बिल्कुल कहने की जरूरत है कि फ्लॉप हो चुका है, इसे अब कैसे चलाया जाएगा? अभी भी मैं समझता हूं कि अभी भी राय रास्त पर आया जाए, सही सिमत की तरफ आया जाए। और ये लोगों के राब्ते इसलिए नहीं है कि खासतौर पर माइनॉरिटी का ये शिकवा नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि माइनॉरिटी के जो नुमाइंदे हैं वो नुमाइंदे ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इलेक्टेड नहीं है, यानी लोगों में पब्लिक में जा ही नहीं रहे। और अगर पब्लिक में जा रहे, मैं अगर उनके नाम लेना शुरू करूं, वो उनके अंदर वो कमिटमेंट ही नहीं है। यानी मैं अगर जिस ह्यूमन राइट का जो मतलब मैं बोलने लगूंगा तो यानी शर्म अब मुझे आती है। मैं नाम लेना अपनी तौहीन समझता हूं कि जो इस वक्त हमारी नुमाइंदगी के नाम पर जो बदनमा दाग लगा हुआ है, वजह यह है कि वो कमिटेड लोग नहीं है। क्योंकि वो लोगों के पास वो जाना ही नहीं, यानी उन्होंने लोगों के पास जाना ही नहीं है। तो वो मैं अब 3 लाख तकरीबन 33,000 पोलिंग स्टेशन से इंतखाब लड़के आया था। मुझे लोगों की मुश्किलात का पता है, मुझे उन तकलीफों गांव के लोगों को, यानी अब देखिए मुझे पता है एक एक गांव से जो मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे वीडियोस कर रहे हैं, बराह रास्त में काले उठा रहा। बच्चे नहीं के सवेरे उठ खाना पैसे दो, किथों ले आए पैसे? हम आए हैं अम्मा जी के पास में। अम्मा जी का नाम है सीमा बीबी। अम्मा जी का कहना है कि मेरे बेटे की डेथ हो गई हुई है, मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा। वो कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, तो मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, अगर हो सके तो इन हालात में मेरी मदद कीजिए। इसलिए कि मैं उनके वोटों से आया हूं, मैं समझता हूं कि मेरा फर्ज है, मैंने ओथ उठाया हुआ है। ओथ ये नहीं होता कि मैंने मतलब कि किताबी ओथ उठाया, आईनी ओथ उठाया। आईनी ओथ तो हमारे सारे लोगों ने उठाया होता है, लेकिन मैंने कमिटमेंट की हुई है खुदा से कि मैं अपनी कौम के साथ लड़ूंगा, अपनी कौम के साथ मरूंगा, अपनी कौम के साथ जीऊंगा। इसलिए कि मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा होता तो मैं पार्टी की नुमाइंदगी करता। इस वक्त दुख की बात यह है कि जो यानी इस वक्त जो मौजूदा निजाम है वो फ्लॉप इसलिए हो गया कि हमारी यानी लोगों को राशन नहीं पहुंच रहा। गांव में गरीब बच्चे, गरीब माएं,
वेट कर रही हैं, मुझे फोन आ रहे हैं। मैं इस सिलसिले में एक तजवीज इमरान खान को मैं एक तजवीज देता हूं, और इमरान खान को यदि समझ आनी चाहिए कि किससे कौन तजवीज दे रहा है। ये वही जय सालक है कि जब तुमने बाइकआउट किया था, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी आपके उसमें प्रोग्राम में थे और मैं भी उसमें बाइकआउट करने वालों में, ये 2002 का जो यानी 2000 मेरा ख्याल है 2002 का, तो मैं 2002 के को इंतखाब को तो मैंने चैलेंज किया था, ये अपना उसके ऑर्डिनेंस को, मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था, और जिसके बाद मैं केस जीता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिसमें नवाज शरीफ बाद में इंतखाब लड़ा था और मौलाना फजल रहमान साहब वगैरह बाइकआउट किए थे, उसमें इमरान खान ने भी बाइकआउट किया था। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये तरीकाकार को अभी भी आप सुधार लें, संभाल लें। लोग इस वक्त भूखे हैं, इस वक्त बड़े परेशान हैं, बुरी हालत है। ये मैं लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मैं अमेरिका में टाट इसलिए पहना, टाट जो है ये मेरे मकसद है, मेरी एक ये मैं जैसे आप यानी अब फौज एक आर्मी का यूनिफॉर्म पहनती है, नेवी अपना यूनिफॉर्म पहनती है, यानी डॉक्टर अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, नर्सें अपना यूनिफॉर्म पहनती हैं, इसी तरह वकील अपना तो मैं अपना ये जब मैंने यानी जहाद सम्राजी जब हक और सच की बात करनी तो मैं भी अपना यूनिफॉर्म पहनता हूं। यानी मैं मैदान अमल में कूदने से पहले टाट जो है ये इंकसारी और राजजी का भी निशान है, और ये अपना आप मारने का भी निशान है। यानी अपने आप को जो है बिल्कुल खाकसारी की तरफ लाने की है। तो ये मैं खाकसार, तो जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पहले खाकसार बने, इसके अंदर जो इसका चेहरा जब देखते हैं इसको बिल्कुल फर्क नहीं है। इसे क्या पता, यानी इसे मैंने उस वक्त मैंने कहा था यानी उस वक्त नवाज शरीफ को मैंने असेंबली में कहा था कि तुम लॉन्ग मार्च क्या करोगे, तुम यानी ब्यूको में रहने वाले, यानी अपना मर्सिडीज में रहने वाले। इसी तरह लॉन्ग मार्च तो वही लोग समझते हैं कि जो मुस्तकिल तौर पर, मुझे 45 साल हो गए जद्दोजहद करते हुए, मुझे आज गरीबों की खास तौर पर अपने तमाम मैं गरीबों की करूंगा, मैं अपने तमाम मकातबे फिक्र की करूंगा, मैं शियों की करूंगा, सुन्नियों की करूंगा, वहाबियों की करूंगा, मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की करूंगा, मैं मजदूरों की करूंगा, मैं किसानों की करूंगा, मैं सेंट्री वर्करों की करूंगे, मैं हर क्लास है, क्योंकि मैं क्लास पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं बैरोक्रेट्स की बात भी करता हूं। लेकिन बैरोक्रेट्स को, और मैं समझता हूं कि इस वक्त राशन की बात कर रहा हूं मैं, एक मुतालबा जहां तजर्बे हो रहे हैं, ये इस वक्त हमारे लोग प्रेस क्लबों के बाहर बैठते थे, हमारे कराची प्रेस क्लब के सामने बैठते हैं, कोई अपना यानी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठता, कोई लाहौर प्रेस क्लब, एक फुटपातिया जहां इतने वजीर बनाए हुए हैं, पूरी फौज बनाई हुई है, वजीरों की फौज बनाई हुई है, और कम टके का नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं लोग जो है इस वक्त भूख के मारे ये कह रहे कि हमने इतने दे दिए। ये जो कम्युनिटी के लोग जो मुझे फोन करें, एक वजीर ऐसा बनाओ जो उसका नाम हो फुटपातिया वजीर, उसका दफ्तर कोई ना हो, वो जहां पर इhtजाज होगा वो जाके उनके साथ सॉलिडेरिटी करे। अगर कोई प्रेस क्लब इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने कोई इhtजाज कर रहा तो वो उनके साथ सॉलिडेरिटी जाके, लेकिन हो वजीर, उसका दफ्तर कोई ना फुटपाथ का वजीर हो, पब्लिक का वो अवामी वजीर, उसका नाम अवामी वजीर होगा, अवामी राब्ता होगा, वो अवामी वजीर होगा। और फिर ऐसा बंदा जो वो अपनी सारी कैबिनेट से पूछो कि कौन सा फुटपाथिया वजीर बनना है। एक दफा की बात है कि मैं जहाज में बैठा हुआ था, तो मेरे सामने वाली सीट पर एक हमारे एमएनए हैं, तो एमएनए अभी भी वो मौजूदा एमएनए हैं, वो बड़े दलेर भी हैं, बड़े बहादुर भी हैं, कभी कभी वो बड़ा मतलब है कि भड़क भी लाते ने। वो आगे बैठे थे, उनको अकलीती वजारत का यानी मनसब देने का ऐलान हुआ, तो वो आगे बैठा हुआ था, तो वो कह रहा जी अपने दोस्त से कह रहा कि मैं यार अकलीती वजारत क्यों लवा, उदय की रखे है। यकीन जाने में अपने खुदावन को हाजिर नाजर जान के अगर आप कोई ज्यादा पूछेंगे तो अभी भी वो एमएनए है, अभी भी वो एक्टिव भी है जी। नाम भी लेना आप कहेंगे तो मुझे नाम से कोई इतराज नहीं,
बात यह है कि वो कह रहे थे कि इकलियतों के वजीर, इसीलिए फुटपाती वजीर बनाने के लिए सारी कैबिनेट से हाथ खड़े करवाएं और लाइव हाथ खड़े करवाएं कि कौन फुटपाथ का वजीर बनना चाहता है, कौन अवामी राब्ते का वजीर बनना चाहता है, कौन अवाम के लिए फुटपाथों पर, प्रेस क्लबों के सामने, सड़कों पर, नालियों में, गलियों में जहां किसी ने एहतजाज किया हुआ है, जहां भी कोई वहां जाके सॉलिडारिटी करे। सॉलिडारिटी नहीं हो रही। अवामी राब मेरा इस वक्त क्या है, लोग मुझ पर क्यों एतबार कर रहे हैं? लोगों को पता है कि मेरे पास यानी मतलब है कि करप्शन नहीं है, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, ये लोगों को यकीन, लेकिन यकीन कैसे दिलाया? इत्मीनान बहाल करवाना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब आप पर बिल्कुल इत्मीनान उठ चुका है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, क्योंकि मैंने कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। आपको पता 4 आने की मैंने गलती से भी किसी पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली। मैंने पीपल्स पार्टी को, मैंने बीबी की जब 93 में बहुत जोर था, मैंने 77,000 वोटों से बीबी के कैंडिडेट को हराया, नून को हराया। और मैंने ये भी कहा कि जो मेरे घर चल के आएगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इमरान खान साहब, आप इस वक्त तजर्बे जहां कर रहे हैं, राशन के लिए फुटपाती वजीर को फिर फौर बनाए और वो जाके गांव में चक्कर लगाए। ये यानी प्रोटोकॉल के साथ नहीं, यानी उसको झंडा जो है वो जो अवामी वजीर बनेगा उसका परचम फेडरल का बनाए, उसका परचम दरमियान में लगाए, सेंटर में इनफरादी तौर पर। क्योंकि आपने सबाई वजीरों, या हमारे दौर में भी यही था कि साइड पर जो था वो फेडरल मिनिस्टर का भी साइड पर, सबाई मिनिस्टर का भी साइड पर, और यानी चीफ जस्टिस होता है, यानी वो सेंटर में, यानी वो अपना जो जनरल होता है उनके सेंटर में परचम लगे होते हैं, तो वो सेंटर्स के वजीर वो यानी जनरल होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि फिल फॉर ये तजर्बा, जहां आपने बड़ा तजर्बे किए, मैं डेविड से यही कहूंगा कि जहां डेविड ने भी मुझसे एक बात कही, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एहसास का नाम बड़ा आपने अच्छा ये चूजन आपको दिया किसने है? आपको एहसास है, एहसास आपको खुद है। अगर एहसास है तो ये जो लोग इस वक्त भूख से मर रहे हैं, जो पिछले दिनों में एक खुदकशी की है, जिसके यानी 5 यानी बेटियां थी, एक छोटा बेटा था, जिसके खामन ने यानी रोजे के टाइम पर पानी से इफ्तारी वगैरह, सहरी वगैरह की थी, वो उसने खुदकशी कर ली। आपको एहसास है? आपने उनको जाके किसी ने पूछा उनसे? लेकिन आपको एहसास है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, आज का मेरा डिमांड ये है कि ये वजीरों को बताएं कि आप अवामी वजीर नहीं है। यानी हमारे तो नुमाइंदगी कोई नहीं, माइनॉरिटी की नुमाइंदगी कोई नहीं। मैं 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, लेकिन हमारी नुमाइंदगी कहते जी इंप्लीमेंट कौन करेगा? मैं 10 दफा मैं आपको बता दूं कि कौमें जब आई जोश में, बादशाहियां हिल गई, बड़े बड़े तरलोक खां, बड़े बड़े चंगेज खां, बड़े बड़े यानी हिल जाते हैं जब कौमें जोश में आते हैं। हेरोदीस जैसे, यानी फराउन जैसे। आप तो कुछ भी नहीं है। आपने तो अवाम की पर्ची ले बैठे, पर्ची यानी अब पर्ची वापसी का तो आपके पास कोई वापसी का तो कोई तरीका नहीं रखा हुआ ना कि वापस क्या होगा, रेफरेंडम होगा, या आप कहेंगे नहीं जी जब अगला इलेक्शन आएगा 5 साल के बीच उन लोगों को राशन नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे कि जी आप मेरा एहतसाब पर्ची के जरिए कर लेना। ये पर्ची के जरिए आप 18वीं तरमीम की बात करते हैं। आप ये भी देखें कि 18वीं तरमीम की हमें भी तकलीफ है। 18वीं तरमीम, हम इलेक्शन के बगैर 18वीं, मैंने तो 18वीं तरमीम को चैलेंज किया था, लेकिन आपने उस वक्त 18वीं तरमीम को आपने चैलेंज किया था। आपने, अगर आपको मंसूबा था कि जिंदगी में आपने पाकिस्तान को यानी कुछ काम करना, तो 18वीं तरमीम को यानी 26 जो दरखास्तें थी उसमें आपकी कोई दरखास्त थी? कोई दरखास्त नहीं। मेरी दरखास्त थी, मैंने उस 18वीं तरमीम को मैंने चैलेंज किया था। मैं यही कहूंगा कि फिर फॉर एक तजर्बा करो। मैंने प्रेसिडेंट को कहा था अभी को कि परचम सरदगू करो, उसने परचम सरदगू क्यों नहीं किया? यानी वो मतलब है कि इसलिए कि वो समझते हैं कि जे सालक कह रहा है। जे सालक कौन कह रहा है? जे सालक पाकिस्तान का मालिक है। वो तुम्हें कह रहा है कि परचम सरदगू करो। यौम दुआ पाकिस्तान में तो हो ही रही दुआ, घर घर दुआ हो रही है, चर्चेज में नहीं है तो घरों में दुआएं हो रही, मस्जिदों में दुआ हो रही, और तकाफ पर लोग बैठे हुए हैं, दुआएं हो रही। मेरा मकसद ये था कि यूनाइटेड नेशन को याददाश्त लिखो ताकि यूनाइटेड नेशन परचम सरनगू करे। अब तो 3 लाख लोग जो है इस जहां पानी से रुखसत हो गए। अब तो तुम्हारा, लेकिन अब यह है कि मैं किसको कहूं
अलवी साहब ने तो दोबारा यानी मतलब कहते गौर करें, वो उन्हें पसंद ही नहीं आई बात। मैं अलवी साहब आपको मैं बता चुका हूं कि आपको पसंद नहीं आया, अभी भी आप कर ले। आप डेविड जो मुझे अभी इस वक्त यानी मैं समझता हूं कि वो मुझसे कुछ क्वेश्चन और करना चाहता है, तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं जब बोलता हूं आपको याद है कि मैं 18 घंटे स्पीच की थी। और इलेक्शंस की बात अब करते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन की बात की। तो सालिक साहब, आप तो इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और 13 साल इस पे केस लड़ा, तो वो केस कहां तक पहुंचा आपका? वो केस तो मैं जीत चुका हूं, अब इम्प्लीमेंट मैंने करनी है। वो मुझे अभी इस वक्त मुझे वो इंतखाब का इशू इस वक्त जो हम नहीं उठा सकते। इस वक्त तो इंतखाब तो अगले होने हैं, तो उसमें हम उससे पहले हमने 5-10 हजार लोग जेलों में मैंने भरने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मैं ये कर जाऊंगा, मैं आपको बता दूं, मैं कर जाऊंगा। इसलिए मैं डेविड को बता देना चाहता हूं कि अगर ये कंटेनरों की सियासत पर से अगर काम चलता तो मैं बैन अवी कंटेनर भी बना सकता हूं। लेकिन हमें पाकिस्तान के उन मजलूमों के इस वक्त जो गरीब बच्चे हैं, या चाहे किसी भी मकातबे फिक्र के लोग हैं, मेरी माएँ हैं जो राशन से परेशान है, किसी भी मकातबे फिक्र से है, यानी हमें पाकिस्तानी बच्चे जो हैं जो इस वक्त भूख से बिल बुला रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज। और अभी भी थानों में अभी भी यानी नाइंसाफियां हो रही हैं, यानी इस पर नोटिस लिया जाए। और मैं कहता हूं फिर फॉर एक पावरफुल फुटपाथ या वजीर को पावर, ये ह्यूमन राइट वाले वजीरों की कोई जरूरत नहीं है। क्या ह्यूमन राइट, किस बात के ह्यूमन राइट? आप पावरफुल अगर कोई मिनिस्टर बनाना है, हाथ खड़े करवाएं लाइव कि कौन बनना चाहता है पावरफुल, उसका नाम अवामी राब्ता वजीर हो और वो फुटपाथी या वजीर हो। क्योंकि जाके हर मोहल्ले में, हर गली में, हर बाजारों में, और वो उसका रोल जो है वो 4 जैसे खलीफा थे, उनका रोल ही भेस बदल के डेली चेंज करके भेस बदल के कभी किसी गांव में जाए, कभी किसी गांव में जाए, ताकि लोगों की बराह रास्त तुम्हारे बारे में, हुकूमत के बारे में बराह रास्त जैसे खलीफा यानी अपना भेस बदल के जाया करते थे। एक वजीर को, पावरफुल वजीर को मैं इसलिए पावरफुल कहता हूं कि वो अवामी वजीर होगा, वो राब्ता वजीर होगा, फुटपाथ का वजीर होगा, वो सड़कों और बाजारों और मुल्क पाकिस्तान का वजीर होगा। ये प्रोटोकॉल वाला वजीर, वो प्रोटोकॉल वाला वजीर नहीं, बगैर प्रोटोकॉल के वजीर। मैं जब वजीर था, मैंने अपने प्रोटोकॉल वाले को गनमैन की जगह क्लर्क का दर्जा दे दिया था। मैंने अपने चपरासी को यानी ये चपरासी का नाम बंद करके मैंने उसका नाम अशरफ साहब रख दिया था। कोई भी यानी बैरोक्रेट्स 22वां ग्रेड का मेरी गाड़ी जो खोलता, मैंने कहा मेरे मत आइंदा गाड़ी मेरी खोलना, यानी 22वें ग्रेड को। मैंने बल्कि यहां तक कहा था कि ये जो अपना जो सेक्रेटरी है, ये अपना दरवाजा या शीशे के दरवाजे लगाए या अपना दरवाजा खोल के अपनी मीटिंग करे, यानी ये ताकि ये पता चले कि अंदर कर क्या रहे ये बैरोक्रेट्स। लिहाजा मैं उस वक्त मैं अपनी वजारत में तलावत कुरान पाक यानी जो 8-9 बजे अगर लगता है 9 बजे तलावत कुरान पाक कराने का मतलब यह था कि हाजिरी पर चपरासी और जो यानी बैरोक्रेट्स सेक्रेटरी है वो सारे एक ही टाइम पर आए, क्योंकि सेक्रेटरी जो है 12 बजे आता था, नायब कासिद जिसको मैंने अशरफ साहब का नाम दिया था वो 8 बजे आता था। यानी अक्सर जो वजीरों के सेक्रेटरियों के टेलीफोन कौन उठाते हैं? नायब कासिद। मैंने कहा था मत आइंदा कोई टेलीफोन नायब कासिद न उठाए आगे से, यानी मतलब सेक्रेटरी का टेलीफोन। तो इसलिए ये सारी सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आप अभी भी आगे, अभी डुल्ले बेरा का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी आप अपने अगर ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। ये डिलीवरी नहीं हो रही। यहां तो मैं एक बहन की डिलीवरी करवाने के लिए बच्चा फौत हो चुका, उसके पेट में 10 दिन से। वो कह रही, मेरी बहन कह रही है कि वजीर साहबा यानी अपना सूबाई वजीर जो है, उससे मैंने कहा कि मेरे पेट में बच्चा 10 दिन से फौत हुआ, तो कहने लगी कोई गल नहीं, कोई ठीक कर लेंगे। है जी, उसे कहनी मैं मर जाऊंगी, तो कहने तेन असी जुआ लांगे। यानी ये सूबाई वजीर का रवैया है। वीडियो जो है मेरी उसमें जाए, जूलियस सालक की फेसबुक पर जाए, उस पर लगी हुई है। मैं सिर्फ यही कहूंगा डेविड को कि ये मौजू बड़ा अच्छा है, लेकिन इस वक्त राशन चाहिए। हर गांव में राशन पहुंचाओ, तुम्हारे पास कुछ रहे या ना रहे, मेरी कौम को जिंदा रहना है। क्योंकि तुम तो आने जाने वाले लोग, हुकूमतें आती हैं चले जाती हैं, आती हैं चली जाती, लेकिन अवाम की जो यानी इस वक्त बच्चे हैं,
बच्चे माँ जो बेचारी इस वक्त डिलीवरी केसों में है, उनके बड़ी प्रॉब्लम्स है उन बच्चों पर भी। यानी वो फुटपातिया वजीर जो है वो हॉस्पिटल का भी केयर करे, यानी उसे इतने इख्तियार, पावरफुल इख्तियार दे कि जो मतलब लाइफ रिस्क लेके लोगों में बगैर प्रोटोकॉल के घूमे, और उसको कोई यानी जिस तरीके से भी उससे लैंग्वेज से बात करना चाहे उसे खुशी से कबूल करे कि मुझे कोई भी, क्योंकि जैसे यानी अपना यानी 4 खलीफा थे, उनसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जी सालिक साहब, लेकिन वो तो एक वजीर होगा, वो वजीर कहाँ तक वो वजीर कहाँ तक पहुंचे? वो एक अकेला ही चला था जानबे मंजर, लोग मिलते गए, कारवा बनता, कई वजीर उसके साथ, सारे वजीर उसके साथ। जब वो पावरफुल अवामी वजीर, अब मेरी आप इंतखाब कराए, कल इंतखाब मुल्क में कराए, मेरे पास बगैर पैसों के, जबकि एक का मैंने 20-20 करोड़ रुपया खर्च करके आ रहा है, लेकिन मैं बगैर पैसों के यानी इंतखाब पूरा मुल्क, मैं कहता हल्का छोटा न कराओ, पूरा मुल्क रखा करो। बल्कि आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो फ्रॉड किया हुआ है ना आपने, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिनॉरिटी को फ्रॉड है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि पार्टी जो है उनको वोट लोग देते हैं, यानी बड़ी पार्टी को अगर 1 करोड़ वोट है तो उनको 100 सीटें मिल गई, नीचे जो 75 लाख उनको सीटें मिल गई। इस तरह सारी पार्टियां जो छोटी पार्टी है उसमें बेशक मेरी भी पार्टी में बना लूं, मेरी पार्टी को भी अगर 20 लाख वोट मिलेंगे, मेरी सीटें भी 4-5 आ जाएगी। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आओ। ये तरीका कार जो है कि आपने हल्के छोटे करके उसमें 3, अगर किसी शहर में 3 यानी वो है, यानी कोई किसी फिरके से, कोई किसी से, यानी वो तीनों आपस में लड़ते, कभी वो जीत जाता, कभी वो यानी झंग से, कभी वो आ जाएगा झंग से, कभी यानी ये 3 आप ये छोड़ दे सिस्टम, प्रोपोर्शनल पूरे मुल्क से ले, ताकि अगर किसी को लेने वोट तो पूरे, अगर एमपीएम है तो पूरे मुल्क से वो वोट ले। इसी तरह जय सालक है तो पूरे मुल्क से वोट लेकर अगर आ सकता है, इसी तरह तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। और ये मैं प्रोपोर्शनल कोई नया तजर्बा नहीं है, यानी इस वक्त यूके जो बरतानिया जो यानी कहते हैं कि ये जमहूरियत की मां है, वहां पर ग्लासगो में जो यानी उनका जो यानी सूबा है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चल रही है अपना, और यानी बरतानिया में जो है वो दूसरा हमारा तरीका कार चल रहा है, लेकिन वहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो यानी ग्लासगो का जो सूबा है उसमें यानी उसमें प्रोपोर्शन, इसी तरह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आए ताकि सारी पार्टियां एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त ये है कि एक वोट जो लेकर आया है वो 50,000 वोट लेकर गया है, जीत गया, और नीचे जो है वो 2.5-3 लाख वोट जो 4-5-6-7 लोगों में तकसीम हो जाते हैं। अब 50,000 वाला जो है वो 3-4 लाख की जो नुमाइंदगी नहीं कर रहा, वो अपनी नुमाइंदगी वो कह तो रहा है कि मैं पूरे हल्का का नुमाइंदा, लेकिन लोग 2.5-3 लाख तो उसके अगेंस्ट है, लिहाजा वो ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। अब टोटली ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप हमसे फ्रॉड किया हुआ है कि प्रोपोर्शनल हमने ये किया किसने था? ये जमाली को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए एक वोट यानी 70 नशिस्तें रखी, 10 अकलियत की और 60 खवातीन, और जमाली साहब एक वोट से जीते थे। ये मुशर्रफ साहब को किसी ने नुक्सा समझाया था और उन्होंने बड़ा अमल किया, यानी नेशनल वोट हम नहीं खारिज, कोई हमारे नेशनल वोट को खारिज ना करे, हम वोट ले भी सकते दे भी सकते, ये तो ठीक है, लेकिन हमारी सीटों पर जो तरीका इंतखाब है वो उसको इंतखाब करवाएं। अगर आपने ये सीटों का चक्कर खत्म करना तो फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखे। मैं इसके साथ ही फिर वही बात कहूंगा, मैं बार बार यही कहूंगा, इनको खुराक प्रोवाइड करो। मुझे तमाम साथियों, मुजाहिदों, तमाम मेरे हम सफरों, मेरे हम वतनों, मुझे वीडियोस भेजे ताकि मैं पीस जर्नी टीवी पर आपकी वीडियो भी अपना वायरल करूं और पीस जर्नी पेज पर भी आपकी लगाऊं, ताकि इस तरीके से यानी हम जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, मैं अभी एक यानी बन रहा है, अभी हमारे बन रहा है वर्ल्ड अपना सोशल मीडिया क्लब बन रहा है, मैं आपको फौरन उसका प्रोग्राम दे रहा हूं, उसमें भी आप नुमाइंदगी अपनी कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सोशल मीडिया क्लब में आप भी एंटर हो सकते हैं, आपको भी उसमें यानी आपको शामिल किया जाएगा। मैं डेविड का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि ये सुबह सुबह मुझे फिर यानी हकायक की तरफ ले आता है। हालांकि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं यानी अभी इनको तजवीजें ना दूं, क्योंकि ये तजवीजें देने के काबिल लोग नहीं है,
ये एडे एडे मगरूर है, इनकी मगरूरी इन्होंने लैग डुबी है। ये जो इन्होंने एक दो सुनामी आ गई, सुनामी आ गई, सुनामी। आप सोचो, सुनामी एक बद लफ्ज है, सुनामी तबाही को कहते हैं। अजी तुहाडे मुंह चो ऐसी सुनामी का। और फिर हुण तब्दीली नू छड़ दो, फिर तो तब्दीली के बाद टैगर आ गए। टैगर मेरा भी टैगर था, मेरे पास भी एक टैगर कुत्ता मैंने रखा हुआ था। टैगर आप ना करें तजर्बा। मुझे डेविड ने सुबह सुबह यही गुस्सा चढ़ाया कि वो ये कर रहे हैं, कभी तजर्बा कर रहे हैं। मैंने कहा ये तजर्बा गाह है। ये पाकिस्तान लाखों शहादतें दी, माओ की अदनुते लुटी, बच्चों को नेजों पे डाला गया, भाइयों की। और मैं आर्मी से कहूंगा, मैं एक बात ये कहूंगा कि सरकारी जितने सरकारी मुलाजिम, उनके साथ जात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जात प्रमोट हो रही है, यहाँ पर सूबे प्रमोट हो रहे हैं, यहाँ पर जबानें प्रमोट हो रही हैं। ये जात को कम से कम, यानी बाजवा साहब, आप वॉलंटियर तौर पर अपने आगे से नाम से बाजवा खत्म कर दें। अगर यानी मतलब है कि यानी प्रेसिडेंट के यानी जो इख्तियार थे, प्रेसिडेंट ने खुद अपने दौर में खत्म किए थे। हालांकि ये मेरा ख्याल है कि ये जो बिल्कुल ये यानी मतलब है कि आज समझ आती है कि ये रहने चाहिए थे, ताकि अगर कोई हुकूमत यानी अगर काम ना करे तो उसको हटाने का तरीका क्या होगा। तो लेकिन भारत, आप अभी भी, मैं इस पर बात करूंगा, टाइम नहीं है क्योंकि इसने कुछ क्वेश्चन करना होगा। एक्चुअली क्वेश्चन अब टाइम काफी हो चुका हुआ है प्रोग्राम में, तो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। जो आप लोगों, जैसे सालिक साहब ने कहा कि अपनी वीडियोस, अपनी जो परेशानी है पूरे मुल्क से, उसमें कोई मजहब का कोई उसमें सिलसिला नहीं है। हर जो पाकिस्तानी परेशान है वो अपनी अपनी वीडियोस भेजें, अपनी अपनी परेशानियां भेजें, हम उसको लोगों तक और आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। हालांकि ये उनके काम थे कि देखिए, फिर आला हुकाम की बात करें। आला हुकाम जो है, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर मिल्लत के मुकद्दर का सतार। बात यह है कि आला हम हैं, पर्ची हमारे हाथ में है, और ये हम पर्ची जिसको देंगे तो ये आला वो है जिनके पास इख्तियार है। जो क्रिश्चियनों का अकीदा ये है कि आला हुकूमतों के ताबे, उसमें आला उस वक्त थी जो खुदावंद की तरफ से बादशाहियां आती थी। ये पर्ची वाली हुकूमत को आला आप हैं, आप पर्ची डालते हैं, आला आप हैं। ये आपको इन्होंने महकूम बनाया हुआ, और आप खुद हुक्मरान, आप हैं, और ये आपके पेड है, मुलाजम है, ये नौकर है, ये आपकी खून पसीने की कमाई से टैक्सेस पर ये पल रहे हैं। हम जो वजीर लुतर बने हुए ना, लुतर, हमारी बैकग्राउंड, हम कभी किसी पग में घुंघरू की तरह बजता ही ना। शुक्र है खुदा का कि मैं किसी पार्टी में 4 आने का मेंबर नहीं। इसके साथ ही मैं डेविड से कहूंगा कि ये आज का प्रोग्राम आपका, मैं समझता हूं से, मैंने कभी नहीं कहता कभी, लेकिन मैं कहता हूं कि ये शेयर करें, लोगों को बताएं हकायक, यानी राशन चाहिए, राशन। जी, इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म करते हैं, क्योंकि सालिक साहब 72 साल की उम्र हो के भी जो जज्बा, जोश और कौम के लिए जो काम करने की इनके अंदर जो खलूस और एक जोश है, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, और अभी भी ये अपने कौम की और अपने पूरे मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। तो उसके लिए पूरे राब्ते इनके शुरू से जारी है और अब भी जारी है। और फिर मैं कहता हूं, आखिरी ये कहता हूं, इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद कहूंगा कि एक फुटपातिया वजीर बना दे, जो एहतजाज करने वाले लोगों से फिल फॉर वहां पर यानी प्रेस क्लबों में जहां भी कोई लोग बैठे हों, यानी वहां से जाके मिले, राब्ता करे, और 4 खलीफों की तरह भेस बदल के लोगों को बगैर प्रोटोकॉल के जाए, वही एक ताकतवर होगा। और उससे लोग और भी वजीर जो हैं उनके अंदर अभी जो मेरी मूवमेंट करने से, ये जो इस वक्त एक्टिव है ना, यानी सिलेक्टेड जो लोग हैं, उनमें भी एक्टिव हो जाएंगे। उनको भी मैंने चार्ज कर देना। अभी मैंने चार्ज उनको नहीं किया, उनको ये जो उनके प्रोटोकॉल है ना, अभी भी बड़ी उनकी इस्तकबाल हुआ है। मैं जानता हूं कितने इस्तकबाल, और उनके मैं अगर मैंने उनके कमिटमेंटों को मैंने अगर ओपन करना शुरू किया तो खुदाई हिल जाएगी, दहल जाएंगे कि गरीब हारून जिसकी आंखें निकल गई हुई थी, जिसका भाई शहीद हो गया था, वो 36 चक का, वो केस किसी दिन मैं उस पर पूरी डिटेल करूंगा। हारून जिसकी आंखें निकल गई, अंधा है,
उसका भाई शहीद हो गया, 22 लोग, 36 चाका। हारून याद रखो, ह्यूमन राइट वालों, जरा सोचो कौन हारून है, खुद गौर करो। मैं तुम्हें नजदीक आके कह रहा हूं, गौर करो। जी, खुदावन आपको अपनी हिफाजत में रखे, अमन कायम रहे, और इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Julius Salik was born in 1948 in Lahore into a Christian family. His earliest memories are of the persecution and abuse suffered by Christians and other minorities, and that made him determined to fight for justice and equality for everyone, regardless of race, colour or creed. It's never been an easy road. He's experienced torture and has often been jailed. Pakistan was the first country in the world to come together following a struggle by minorities. People say Israel was the same. It was not brought together by religion, it was brought together by blood. New minorities are being created all the time. We have to look after them. जो minority ने struggle की, Jay Salik's first major campaign was in 1977 in the town of his birth, Lahore. He demanded the release of Pakistan's Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto after he was sent to prison following a military coup led by General Zia. In 1979, he organised a joint Christian-Muslim conference to press for the release of American hostages taken by Iran. They were set free on Christmas Day. In 1985, he trekked to the Iran-Iraq border to demand an end to the war between the two countries. And in 1986, he set up the Peace Education Foundation. His eventual reward was a place in the government under Benazir Bhutto as Federal Minister in charge of social welfare. We are fighting for human beings and not for religions. Our lives are about love and peace. We are in an eternal war for peace and humanity, a war we must win. The trappings of government didn't sit easily on Jay Salik's shoulders. He didn't want to appear tainted in any way, and he publicly burned all that he possessed. He believed a leader should lead by example. After I burned everything, I put the ashes on my head, and the hot ash and cinders damaged my eyes, but I did not care. This was the most difficult time of my life, but the message I wanted to send out was important. Jay Salik continued to work tirelessly for peace. He lived in a cage for 7 months to highlight the helplessness of the oppressed. He called his home the Black House. He asked, "Where does light shine? In the darkness." Christians and Muslims agree there's only one God, and that's there's a need for peace. I've been in the cage for more than 6 months, and it's all in the name of peace. As his fame spread, Jay Salik was elected to Parliament despite spending no money on his campaign. Wherever he went, huge crowds gathered to hear what he had to say. Even though he's known as a devout Christian, the poor and the oppressed in countries all over the world of all religions knew that he was fighting for all of them. Governments don't always do what they should do and help people like us, but Jay Salik does, and he's doing a great job for us.
He is bringing all parties and groups together. We are all united and we are all fighting together for one Pakistan. For Jay Salik, actions have always spoken louder than words. He joined the poor of Islamabad when the authorities disconnected the electricity to the slum areas, and when there was a delay in compensation payments to the family of a boy who had been drowned in an open ditch, he donated the belongings of his house to the dead boy's father. When plots of land were handed out, Jay Salik said he wouldn't accept anything until each and every poor person owned a house. To get maximum publicity for his stance, he moved house using 7 camels, so his possessions would be open to public scrutiny. At the end of his tenure as a minister, he left his bungalow in the minister's enclave, which he had declared as a national orphanage. Jay Salik could have become a rich man, but he's never been interested in financial gain. He doesn't own an inch of land, and his courage and determination to fight for the poor and the oppressed were finally recognised when he became the only Pakistani to be nominated for the Nobel Peace Prize. Today, Jay Salik's work is nowhere near completion. His latest project is the World Minority Parliament, which was launched in London in the spring of 2010, and which aims to get a seat in the United Nations to speak out against oppression. If there is a majority for anything, it automatically have a bigger and bigger following, even if it's wrong. I stood as an independent in Pakistan for minorities and got the highest vote. I didn't spend a penny on my campaign, but they all voted for me. I'm aware of the persecution that happens to minority faith groups in Pakistan. I think it's innovative and rather visionary of Julius Salik to introduce this concept to this wider audience, because if anything, with the reputation Pakistan has for incidents of minority persecution, it's probably best that somebody from there brings this to the fore. Jay Salik represents minorities, Christian minorities in Pakistan, but there are other minorities there. There are Sikhs and there are Hindus, and there are all other castes, and there are even Jews there. So our party and Imran Khan's manifesto states that we will respect, no matter what your religion, your background, your creed, it doesn't matter what you are, as long as you're a Pakistani, all rule of law will apply to you all. One rule of law. There will be no discrimination. There will be no selectiveness. Hence, I've come to support Salik Saab on behalf of the party. When I look at the minorities in Pakistan, I look at how the economy affects them and how they struggle to cope. They don't have a proper voice, and that's why the minorities parliament is so important for them. The World Minority Parliament has taken 25 years from conception to reality, and its supporters believe Jay Salik can make it a force for good. Actually, my religion, Sikhism, believes in racial equality, racial gender, etc. And that's what really brought me here, because Salik Saab's whole agenda is about all races and religions, peace and equality, etc., etc. So that's what brought me here. So World Minority Alliance has started another movement which is for minorities, and I think in Pakistan people will take this message very, very positively, because in our part of the world, whether it is Pakistan, India or any third world country, minorities are not given their rights and they are treated second-class citizens. This will raise their hopes. This will raise their hopes that there is an independent body being set up which will target their issues and maybe highlight it to the international forums, United Nations, human rights agencies, associations. So this is a hope for them. I don't know what impact it will be and how much effect it will be, but at least it's a ray of hope to say, hey, look, you know what? There are people out there who are thinking about us, and if we have issues, they will be escalated. Julius Salik has said, I have suffered pain and humiliation, insults, beatings and torture. I have faced death threats and intimidation. I've been accused of treason and fraud. I've survived a barrage of abuse. Good work will always fetch criticism.
I don't give ears to such negativity because if you start listening to loose talk, you can't work. Even with the minority parliament established as a major force, he has no intention of stopping working. For millions, he is the voice for peace.